कि आपको आपको कोई ना कोई हिस्ट्री टॉक्स में आ जाएगी सेकेंडरी एमेनोरिया। मैं सोचा पहले 5-10 मिनट में आपको इसकी ब्रीफ बता दूं कि सेकेंडरी एमेनोरिया का हो तो क्या है। सेकेंडरी एमेनोरिया आप समझते तो हैं कि पहले कोई मंसेस आए, एक दफा भी आए हों, चाहे 6 महीने साल पहले के आए हों फिर नहीं आए, तो वो सेकेंडरी एमेनोरिया ही होगा। चाहे 2 महीने पहले आए थे, चाहे 6 महीने, चाहे साल। So secondary amenorrhea is absence of menstruation after even one menstruation. जब आपको कोई भी केस सेकेंडरी एमेनोरिया का मिले इम्तिहान में या प्रैक्टिस में, forget about the age of the patient. She could be 12-13-year-old, she could well be 45 or even beyond. अगर वो सेकेंडरी एमेनोरिया कहती है कि मेरे पीरियड आने थे नहीं आए, आंखें बंद करके आपने पहला डायग्नोसिस करना है प्रेगनेंसी। फॉरगेट अबाउट कि वो मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, क्या है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि आपने सोचना है प्रेगनेंसी, लेकिन जहां आप कहते हैं कि ये तो अनमैरिड है, मैं उसको कैसे कहूं तुम प्रेग्नेंट भी हो सकती हो, या ये तो विडो है, या इसकी उम्र 45-50 है, मैं कैसे कह सकती हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो। इसलिए उन सब केसेस में आपने कहना ये है एग्जामिनर को कि मैं सबसे पहले I will do beta HCG test and rule out the cause of amenorrhea, secondary amenorrhea. अगर आप प्रेगनेंसी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करती तो वैसे डिस्कशन में पहला डायग्नोसिस, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। मैं इससे ज्यादा इस बात को एम्फेसाइज नहीं कर सकता। irrespective of age, 12 साल की बच्ची, how could she be pregnant? Of course she can be pregnant if she is menstruating. We are talking about secondary amenorrhea. So beta HCG test lazim. चाहे 2 साल हो गए सेकेंडरी एमेनोरिया को, कितना अरसा हो गया, आपने पहला उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना के प्रेगनेंसी बीटा HCG टेस्ट लिख लीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग एल्स। उसके बाद प्रेगनेंसी को रूल आउट करने के बाद अगर प्रेगनेंसी निकल आती है फिर तो बात खत्म हो गई ना, ये तो प्रेगनेंसी इज द कॉज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया, बात बाकी डिस्कशन की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी रूल आउट हो जाती है, बीटा HCG टेस्ट नेगेटिव है, फिर आपने कॉजेज सोचनी है। नंबर 1 पिट्यूटरी, नंबर 2 ओवरी, नंबर 3 यूट्राइन कैविटी और यूट्रस, और नंबर 4 मैंने लिखा है हाइपोथैलेमस। एनाटॉमिकली तो शायद हाइपोथैलेमस मुझे पहले करना चाहिए पिट्यूटरी से ऊपर। जब हाइपोथैलेमस की बात करूंगा फिर मैं वजह बताऊंगा मैंने नंबर 4 पे क्यों रखा है। नंबर 5 अदर कॉजेस। आपने जो भी केस आए आपके पास सेकेंडरी एमेनोरिया का, उसकी ये 5 ग्रुप्स में
कॉज सोचनी है कि उसकी वजह क्या हो सकती है. Of course, after ruling out pregnancy. Pregnancy को rule out करने के बाद causes are either in the pituitary or in the ovary or uterus or hypothalamus. ये चार को rule out करके फिर other causes. अब पिट्यूटरी में नंबर 1 आप आम पढ़ते हैं. The commonest cause in pituitary is hyperplasia. Sir, hyperplasia? Sir, prolactinoma, hyperplasia? No, plasia. Okay. नंबर 2 है जो आपने बोला एडिनोमा या प्रोलैक्टिनोमा. उसके आगे लिख लीजिए माइक्रो और मैक्रो. अगर आप हाइपरप्लेजिया या एडिनोमा सोच रही हैं, माइक्रो या मैक्रो डजंट मैटर, उसका टेस्ट है प्रोलैक्टिन लेवल. मैं साथ साथ आपको टेस्ट बताता जा रहा हूं. जैसे प्रेगनेंसी के लिए बोला बीटा एचसीजी. अदर प्रोलैक्टिनोमा के अलावा PRL प्रोलैक्टिन लेवल के बाद फिर दूसरे टेस्ट आते हैं FSH, LH और MRI ऑफ पिट्यूटरी इमेजिंग. Next cause could be in the ovary. The commonest cause in Pakistan, in our country, is PCO. If you are suspecting PCO, the tests are FSH, जो नॉर्मल होगा, LH ज्यादा होगा. FSH, LH, sex hormone binding globulin, SHBG. This is the commonest. Next common in the ovary is premature ovarian insufficiency, POI. मेरे जमाने में इसको फेलियर भी कहते थे, अब इनसफिशिएंसी हो गई. इसके टेस्ट है FSH एंड LH, दोनों लो होंगे. फिर तीसरा है ग्रुप अनकॉमन ट्यूमर, particularly male hormone producing tumor, androgens producing tumor in the ovary. उसमें ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन वगैरह करवाएंगे. ओवरी के बाद नेक्स्ट इज यूट्रस. चूंकि ये सेकेंडरी एमेनोरिया है, इसलिए एब्सेंस ऑफ यूट्रस नहीं होगी वजह. यूट्रस तो थी तभी मेंसेस आए थे. प्राइमरी एमेनोरिया में होगी, सेकेंडरी में नहीं. वो सोच नहीं होगी हमारी. वो कॉज है एशरमैन सिंड्रोम, adhesions in the uterine cavity.
उसके टेस्ट है प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, उसका विड्रॉल और हिस्टोसल्फिंजोग्राम एंड बेस्ट इज हिस्टोस्कोपी। ये लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, बेस्ट। मैंने कहा कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से ऊपर होता है, वो पहले होना चाहिए था। वो मैंने जानबूझ के नंबर 4 पे रखा है, क्योंकि हाइपोथैलेमस पे असर होता है जनरल बॉडी का, लाइक वेट गेन या वेट लॉस, एनोरेक्सिया नर्वोसा, severe exercise, chronic illness, chronic stress, mental stress. All these general activities, they affect menses through hypothalamus. So इसमें history of these weight gain or weight loss, athlete preparing for Olympics, severe exercise, chronic prolonged illness या mental stress, या ड्रग्स अगर कोई ले रहा है पेशेंट, ब्लड प्रेशर की दवाई है, साइकियाट्रिस्ट की दवाई है, all they affect menses through hypothalamus. हाइपोथैलेमस का टेस्ट होगा FSH एंड LH, वो लो होंगे। फिर आखिर में लाइन खींच के any metabolic disorder like diabetes, hypertension, thyroid, renal disease, liver disease, ज़ाहिर है कि उनके टेस्ट आप जानते हैं। डायबिटीज सस्पेक्ट करते हैं तो OGTT, थायराइड सस्पेक्ट करते हैं TSH और T3 and 4, रीनल डिजीज सस्पेक्ट करते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर, रीनल फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट। तो ये हमने ग्रुप ऑफ कॉजेज कर ली। मैं दोहराता हूं दोबारा। If you have a patient of secondary amenorrhea, irrespective of her marital status, शादी हुई है कि नहीं हुई, doesn't matter, पहला डायग्नोसिस चाहे एमेनोरिया महीने का है, 6 महीने का है, साल का है, पहला डायग्नोसिस प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी, और उसका टेस्ट है बीटा IC। प्रेगनेंसी रूल आउट करने के बाद फिर हमने दूसरी अदर कॉजेज सोचनी। कॉज कुड बी इन द पिट्यूटरी, in the ovary, uterine cavity, hypothalamus, or any metabolic disorder. So जब भी आपके पास पेशेंट आए,
आपकी सोच ये 5 चीजों की होगी. Is this cause in pituitary? Is it in the ovary? Is it in the uterus? Is it in the hypothalamus or any chronic disease? अगर आप इस सोच में रखेंगे, you will not miss anything, inshallah. ये बात को याद रख के अब हम वॉलंटियर की तरफ आते हैं. भरत, तुम अभी भी हो वॉलंटियर? हेलो सर, डॉक्टर किंजा भी आ गए. नहीं, अब अगर फरद वॉलंटियर है तो मैं उसके इससे पहले लूंगा, इनको नंबर 2 केस दूंगा. ओके सर. फरद, चलो, गुड गुड, आई अप्रिशिएट. सर मैंने टॉपिक रीड नहीं किया हुआ, लेकिन इंशाल्लाह आपने पढ़ा दिया तो सर आई ट्राई माय बेस्ट. डजंट मैटर. आपने गायनी की किताब पता नहीं 10 दफा तो पढ़ी होगी, तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. ये पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल को आप इम्प्रूव कीजिए आपका. मैं आपको कहानी सुनाऊं, आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि इम्तिहान के बाद गैप होता है ना रिजल्ट तक का, तो कुछ लड़कों के हॉस्टल में लड़के ताश खेल रहे थे और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे. तो वो खेल रहे थे तो एक लड़का आया, ओए रिजल्ट निकल आया. सबने ताश फेंकी, चलो रिजल्ट देखें. वो जिसने कहा था रिजल्ट निकल आया, उन्होंने क्या रिजल्ट की देखना है, इको मुंडा पास है. ओके. एक ही लड़का पास है. वो जो ताश खेलने वाले थे उनमें से एक लड़का खड़ा हो गया, ये एक पास है, वो मैं. ये होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कि अगर एक भी पास है वो मैं हूं. गो इनटू द एग्जामिनेशन लाइक दैट. ये कराची वालों को गिला रहता है कि जी वहाँ का पास परसेंटेज लो है और लाहौर और कराची बेहतर है, तो वगैरह 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 ना. आप कराची में है, कहीं पे भी है, आपने अगले इम्तिहान में इस तरह जाना है कि आज कराची में अगर एक लड़की पास होगी वो मैं हूँ. बस आप इंशाल्लाह इस तरह जाएंगी तो पास होंगी. ओके सर. चलो, तो डजंट मैटर कि आपने ये नहीं पढ़ा रात को, तो जरूरी तो नहीं होता इम्तिहान की रात को जो पढ़ के जब वही आएगा. आप पढ़ते सब है. कई दफा आता है कि मुद्दत पहले का पढ़ा होता है या केस देखा होता है, वो आ गया. चलें, केस नंबर 1 इज फरत, एज 34, पैरा 2+4, complains of secondary amenorrhea for months. सेकेंडरी एमेनोरिया सर? For 9 months. 9 महीने से मेंसेस नहीं आ रहे. ओके सर. हिस्ट्री में है कि उसकी 10 महीने पहले एक डीएनसी हुई थी फॉर मिसकैरेज. ओके सर. चलें, बोलिए. Sir, Bismillah, first of all, after taking, I'm Dr. Farad, and the scenario given me after taking preliminary. Sir, I repeat, sir, after taking a brief preliminary introduction, I will take specific history about the presenting complaint. Good. As my patient is 34, para 2+0. First of all, I will ask about. मैंने 2+0 नहीं ना बोला, मैंने 2+4 बोला है. तो फिर ये पेशेंट इस तरह से ना कीजिए. एग्जामिनर ने जो बताया वो पूरा सही बोलिए. आपने 2+0 बोल दिया, मैंने 2+4 बोला है. सर मैंने 2+4 बोला. सॉरी सर. The scenario given me is 34 years old, para 2+4, complaint of secondary amenorrhea from last 9 months.
And first of all, I will ask about her. For sir, first of all, duration is 9 months, and I will take history about last menstrual period is 9 months back. Either previously her menstrual cycle is regular or irregular, and then I will there is a previous history of 4 miscarriage. Either it was first trimester miscarriage or second trimester, and how much her DNCs was done, and as in the scenario, the last DNC was done 10 months back. So I will ask the patient about her gynecological history. In gynecology, any history of IOCD, any history of pap smear done in previous 4 months, and after that I will take any surgical and medical history, comorbidity, that any history of diabetes, blood, I will take history that there is any history of diabetes in the family, or in blood pressure and the thyroid, any history of weight gain, weight loss, there is any history of chronic illness. Then after that I will also rule out amenorrhea. I will do her rule out any nausea, vomiting that may be due to pregnancy. So परत अब मैं तुम्हें यहीं रोक के वापस लेके जाता हूँ. ओके सर. जब आपको कोई हिस्ट्री पेश करे जो बताई गई है इंफॉर्मेशन, वो बड़ी एग्जामिनर ने सोच समझ के इंफॉर्मेशन डाली होती है. तो ये पेशेंट है एज 34, पैरा 2+4, कंप्लेंस ऑफ सेकेंडरी एमेनोरेया 9 months. और क्या उसमें एक इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है कि 10 महीने पहले उसकी डीएनसी हुई थी? जी सर. इज दिस इंफॉर्मेशन कोई रेलेवेंस है इस बात की कि? यस सर. Yes sir, because sir, मतलब the diagnosis first came in mind is the Asherman syndrome. This is due to तो देखो ना तुम्हें आता सर, है. बट सर वो हमने सारे पॉइंट्स क्लियर करने होते हैं ना. वैसे तो सर मुझे पता है ये Asherman syndrome का है. फिर मैंने यही तो बताता हूँ, यही मेरी आपने सोच लिया कि ये Asherman syndrome हो सकती है आफ्टर रूलिंग आउट प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी तो हमने रूल आउट करनी ही करनी है. तो फर्स्ट तो अगर आपने प्रेगनेंसी रूल आउट कर दी तो फिर आप कहिए कि इस पेशेंट में पहले डीएनसी हुई, उसके बाद से उसको एमेनोरिया है. सो मेरा पहला डायग्नोसिस इज Asherman syndrome. ये लफ्ज बोले. ओके. तो सर हमने बाकी हिस्ट्री नहीं लेनी है पेशेंट की? तो जी सुनो ना, मेरी बात सुन लो ना. ओके. दिस इज अ केस मोस्ट, इस तरह लफ्ज बोलिए, मोस्ट लाइकली ऑफ Asherman syndrome. आगे लफ्ज है जो आप कहना चाहती हैं, नहीं कहा लेकिन कहना चाहती हैं. However, I will, through history and physical examination, I'll rule out other causes of secondary amenorrhea. ये लफ्ज बोल के फिर आप बोलिए, I will like to rule out whether the cause is in pituitary, ovary, uterus. आप सीधे वहां जाइए और वो पूछे पिट्यूटरी का क्या है, भाई जी प्रोजेक्टिनोमा हो सकता है. हेडेक सर, गैलेक्टोरिया, हेडेक की हिस्ट्री पूछूंगी. वो सारा आप बगैर कहे आपने कह दिया ये सारा कुछ. बगैर कहे आपने ये कह दिया है सारा कुछ कि the cause could be in the pituitary. Examiner can say, what do you mean by pituitary? It could be hyperplasia, microadenoma, macroadenoma. और फिर एग्जामिनर पूछे, फिर cause could be in the ovary, cause could be in the uterus, cause could be in other metabolic disorder.
ये 4-5 लफ्ज बोल दीजिए, सारी कॉजेज कवर हो गई। फिर इसका क्या करना है, आप 3-4 मिनट तसल्ली से इसको डिस्कस कीजिए, आप पास 6 के 6 नंबर लैब के पास। ओके सर। हम दोहराते हैं फिर जो कि पिछली दफा तुमने कहा मैंने ऐसा किया आपके साथ, अब फिर मैं तुम्हें ये पढ़ के चाहता हूँ, तो फिर तुम उसके जवाब देना, फिर खुद ही बताना कि इस तरह कहने से तुम पास होगी कि नहीं होगी। फरत पेशेंट एज 34, para 2+4, complains of secondary amenorrhea. Important history is that she had DNC 10 months ago for abortion. जी बोलिए। Sir, after taking the scenario, after given scenario, the most likely my diagnosis is the Usherman syndrome. But however, I will go thoroughly history and examination to rule out other causes of the secondary amenorrhea. Like I will also ask about the pituitary causes like headache and galactorrhea in my patient, and also history of weight gain, hirsutism, acne, or any menstrual. Forget it. I will. आपने पहला फिक्रा बोल दिया। I will rule out number 1 pregnancy नहीं बोला आपने। I will rule out pregnancy. तो ये बोलना है। जी सर। I will rule out pregnancy, and if she is not pregnant, then I will look for cause in the pituitary, cause in the ovary, cause in the uterus, or any general disease. बस। जी सर। फिर let the examiner ask you कि pituitary में क्या cause होगी और कैसे rule out। ओके सर। ओवरी में क्या cause होगी, कैसे rule out करोगी। मैंने तभी टेस्ट साथ साथ बता दिया है आपको। आपने पूछेगी pituitary में क्या cause होगी, आप कहोगी hyperplasia, microadenoma, macroadenoma। How will you rule it out? By test of prolactin and FSHLH and MRI or CT। फिर वो पूछेगी ओवरी में क्या हो सकता है, PCO is the commonest। इस तरह से बोलोगी। ओके। तो अगर इस तरह बोलोगी तुम तो फिर 7-8 मिनट की बजाय 5-6 मिनट में तुम्हारा टॉक सेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसकी जो चेक लिस्ट है उस पे मेन डिस्कशन इज मैनेजमेंट ऑफ एशरमैन सिंड्रोम। अगर वही लाइकली डायग्नोसिस है, फिर उसकी आपने मैनेजमेंट डिस्कस करनी है 3-4 मिनट, क्या क्या करेंगे। ओके सर। So should I start again? ठहरो, आज मैं तेनू जबरदस्ती पास करके जाना है। तो फिर बोलता हूँ, एज 34, para 2+4, complains of secondary amenorrhea for 9 months. She had DNC 10 months ago for abortion. बोलो। Should I start? जी बोलिए डॉक्टर फरत। Sir, after taking the brief introduction, then sir, the given scenario is after reading the given scenario, the most likely my diagnosis after is the Usherman syndrome. But however, I will rule out the pregnancy. After that, I will look for other causes. So other causes like pituitary, ovarian causes, and uterine causes. And after that, after ruling out and the other causes, any other any metabolic disease and any metabolic disorder. After ruling out all these and taking brief history of these causes, then I will the most likely my diagnosis. बिल्कुल इस तरह बोलोगी, 2 मिनटों में मुकम्मल हो गया एग्जामिनर। मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ एग्जामिनर will
अच्छा अगर ये आशर मैंने इसको कैसे ट्रीट करो आप बोलो। Sir, in Asherman, first of all, I will, sir, I will give a patient combined oral contraceptive pills for withdrawal bleed. Fail. Sir, after taking the baseline investigations, I will confirm the diagnosis. ये लफ्ज बोलना है. My further diagnosis will cleared after withdrawal bleed. उन्हें कहा ना ये एशरमैन सिंड्रोम है, कैसे ट्रीट Yes, करो. Yes. यही था ना सवाल. आपने Yes, पहला लफ्ज बोलना है कि I will confirm the diagnosis. Okay, sir. Okay, sir. Without confirmation of the diagnosis, how can you treat a patient? इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं. मैनेजमेंट मीन्स कि पहले आप कंफर्म करेंगे डायग्नोसिस बाय वेरियस टेस्ट, और एक टेस्ट है तो वही करोगे कि भाई टेस्टिंग और इन्वेस्टिगेशंस, फिर ट्रीटमेंट होगा. आप सीधी ट्रीटमेंट पे गई. जी सर. सर आपने वो दिमाग में शॉट डाल दिया तो हम सोचते हैं कि फिर बिल्कुल उधर ही चले जाना, पर सीक्वेंस नहीं है. उधर ही जाना है, लेकिन एक सीक्वेंस में जाना है. So how will you treat this case of Asherman syndrome? Sir, after taking history and investigations, then I will carry on a management. First of all, I will confirm my diagnosis after giving the patient withdraw bleed, and I will also do a stereosalpingography. If withdraw bleed is not occurring after given combined oral contraceptive pills, then I will do stereosalpingography. And if facilities is available, the best treatment for Asherman syndrome is stereoscopy. If the facility is available, first of all, I will go for stereoscopy to diagnose and treat the disease. बस, वेरी गुड. अगर इस तरह से बोलोगी तो फिर however हिस्टोस्कोपी और हिस्टोस्कोपिक सर्जरी के बाद फिर आगे बात इस तरह बढ़ानी है ना. ओके. लेकिन अगर हिस्टोस्कोपी नहीं है, डायग्नोसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी, फिर क्या करोगे? Sir, I will do stereosalpingography, and then there is on stereosalpingography there is adhesions in the uterine cavity, and I will do adenolysis and I will also there are two sort of treatment that I will introduce. Police examiner who interrupt. Is there any other way of making a diagnosis than histosalpingography or Asherman for Asherman syndrome or hysteroscopy? Yes, sir. I will give withdraw bleed. Withdraw bleed. Combined oral contraceptive pills. ऐसे दोगे withdraw bleed? Sir, I will give combined oral contraceptive pills for 7 days, and then पहले कली प्रोजेस्ट्रोजन देते हैं. Yes, sir. Yes, sir. First, I will give progesterone only pills for, and if the patient does not bleed after progesterone, then I will give combined oral contraceptive pills. चलो ठीक है, मुबारक हो, पास हो. चलो जी, जबरदस्ती पास किया. So next time, inshallah. अगली वॉलंटियर कौन? इमरान. अस्सलाम वालेकुम सर. आप है किंजा? जी सर. आप अस्सलाम वालेकुम सर. किंजा कहाँ से बोल रही? सर उकाड़ा से. आप पिछली दफा भी उकाड़ा से मत बोल. नहीं सर, मैं तब पिंडी थी, अब उकाड़ा. चलो जी, आपका केस है, सुन लीजिए. एज 20, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके हमेशा इरेगुलर है. शी इज मैरिड फॉर 6 years और अब तक प्रेगनेंसी भी नहीं है, प्राइमरी सब फर्टिलिटी है.
और जब उसको आपने एग्जामिन किया, यू फाइंड गैलेक्टोरिया। चलिए बोलिए। सर एज एज कितनी बताइए सर? 26। 26? Age 26 years. Menstrual cycle have been always irregular, and she has been married 6 years. Primary subfertility. ये तो हिस्ट्री हो गई। जब एग्जामिन किया उसको गैलेक्टोरिया। ठीक है सर। जी बोल। Sir, after introducing myself, I would like to ask some additional questions. I would like to know about the details of her menstrual cycle, that what was the pattern, and after how long, what was the pattern of her menstrual cycle, after how many days she used to bleed, and for how many days she had bleeding. And एक does she... एक मिनट, शायद आप लेट आई। सेकेंडरी एमेनोरिया। मैंने क्या कहा था? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा था प्रेगनेंसी रूल आउट करेंगे इनमें। ये पहला फिक्रा बोल देना बाबा। ठीक है सर, ठीक। ये ताकि आउट ऑफ वे हो जाए, वरना ये नहीं बोला, सारे टेस्ट किए, सब कुछ किया, फिर तो पहला फिक्रा सेकेंडरी एमेनोरिया का मैंने बोला, कितनी दवा बोला, कैसे बोला। पहला फिक्रा आपका है कि आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ आई विल रूल आउट प्रेगनेंसी, बस। ठीक है सर, ठीक है। हाउ विल यू रूल आउट, वो पे जो भी कहना है कह दीजिए। तो बट आई विल रूल आउट प्रेगनेंसी, फिर चलोगी, फिर ये सारे सवाल जवाब जो कहना चाहती हो। ठीक है। After introducing myself, I will rule out pregnancy. I will ask the patient about her last menstrual period, and what was the pattern of her cycle. Was her cycle irregular since the age of menarche, and after how long she used to bleed, and for how many days she has bleeding. And after inquiring about the details of her cycle, I would like to know about as I have been given an information that she is having galactorrhea. I would like to know that whether she has any headache or any visual disturbances associated with it. Mashallah, very very good. And other than this, I would like to inquire about after. I would like to rule out other causes of secondary amenorrhea in the form of ovarian causes like PCOS. PCOS and other, as she has आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सही कह रही हैं, लेकिन चूंकि ये गैलेक्टोरिया एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आ गई। जी सर। तो गैलेक्टोरिया इज जनरली रिलेटेड टू पिट्यूटरी, isn't it? Yes sir. Are drugs. Yes sir. Yes. तो आप पहले इस पे फोकस करके कह दीजिए, in this case I'll specially ask about the history of taking any medicines or headache and nausea, vomiting जो भी है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये फिक्रा बोल के अगला फिक्रा होगा, however I will ask about other possibilities. Yes sir. फिर लेकिन ये कह के फिर वापस आ जाइए इसी पे, गैलेक्टोरिया को जरा डायलेट कीजिए कि इसका ये करूंगी, वो करूंगी, और ये इसका ये ट्रीटमेंट है, और वो बराबर, बस आप पास हो। जी सर, ठीक है। तो जो सेकेंडरी एमेनोरिया में जरूर हिस्ट्री में एक पॉइंट ऐसा दिया होगा जो पॉइंट कर रहा है
फोकस कर रहा है कि ये पॉसिबल कॉज है इसमें, ठीक है सर। तो आपने कहना है कि वो पॉसिबल कॉज पे फोकस करूंगी मैं, उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन बताओगी, डिटेल ट्रीटमेंट बताओगी। However, साथ कह देना, I will through history, physical examination and investigation, I'll rule out any other cause. बस other cause का डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. Examiner wants you to discuss and treat galactorrhea. ठीक है सर, ओके सर, ठीक। मैं फिर बोलता हूँ डॉक्टर किंजा जी सर। कि एज, आई एम सॉरी आप लोग बोर हो जाते होंगे, नो लेकिन सर, नहीं ठीक है सर। कि ये बार बार क्या एक ही बात को दोहराता है। अब मैं आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगी तो आपके टॉक स्टेशन फोकस्ड रहेंगे। ठीक है सर। हर स्टेशन पे एक पॉइंट है जिसको वो डिस्कस करना चाहते हैं, आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसको डायलेट कीजिए। ठीक। हर हर जगह पे ऐसा ही होगा। जी सर। तो आप तो उस हिस्ट्री में आइडेंटिफाई कीजिए कि एग्जामिनर किस चीज को ज्यादा डिस्कस करना चाहता है। उसने जानबूझ के जब बताया गैलेक्टोरिया है, he wants you to discuss galactorrhea. जी सर। चलो, एज 26, मेसोसाइकिल इरेगुलर, मैरिड 6 years, सब फर्टिलिटी, और एग्जामिनर पे देखा तो गैलेक्टोरिया। ठीक है। Okay. After introducing myself, I will rule out pregnancy. After ruling out pregnancy, I would like to know about her last menstrual period and her details of her menstrual cycle. As my patient having irregular cycles, I would like to know that. हेलो 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 हेलो। सर उनका माइक म्यूट हो गया है। About whether she has symptoms related to pituitary causes like headache or visual disturbances, and or any other whether she is taking any medications in the form of antipsychotics, but through my history, but I will rule out other causes of secondary amenorrhea through history and examination. बोल दीजिए ना, other causes related Other to causes of pituitary. secondary amenorrhea, hypothalamic causes, ovarian causes, and uterine causes, and other metabolic causes through my history and examination. Oh, excellent, excellent. Thank you, sir. हाँ, ये कह दिया तो बस फिर आप गैलेक्टोरिया पे फोकस रहेगी। जी सर। ठीक है, तो उसकी कॉजेज क्या होती हैं? ये फिजियोलॉजिकल लाइक प्रीवियस प्रेगनेंसी, फार्माकोलॉजिकल आपने बोल दिया, फिर पैथोलॉजिकल पिट्यूटरी वगैरह वगैरह, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन, फिर ट्रीटमेंट, वो सारा आता है फिर। ठीक है ना? जी सर। चलो सर इसका अब इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट थोड़ा कर दें सर, हाँ जी, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया का सर। जी बोल दीजिए, तो बोलो केंजा, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे? Sir, investigation serum prolactin. हाँ, गुड। Serum prolactin. पहले कह दीजिए कि मैं खुद गैलेक्टोरिया को एग्जिबिट करना चाहूंगी, एग्जिबिट Okay. देखना चाहूंगी कि वाकई दूध आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। ये I तो will आपको first. मैंने बताया ना कि गैलेक्टोरिया उसको। जी sir. I will first like to exhibit galactorrhea myself. And then I will proceed towards investigations in the form of serum prolactin. And sir, If it is raised, if it is raised, if it is raised, then I will do imaging in good, the. good, Sir? good, Then good. I और then जरा उसको डायरेक्ट कीजिए इमेज में, अगर
नो एडिनोमा इट मीन्स हाइपरप्लेजिया। अगर माइक्रो नजर नहीं आया तो फिर उसके डिटेल सीटी या एमआरआई करूंगी, कंफर्म करूंगी। फिर आप बोल दीजिए कि अगर माइक्रो है या हाइपरप्लेजिया तो उसको दे दूंगी क्या है ब्रोमोक्रिप्टिन जैसा गैबार्जिलिन जो ब्रोमोक्रिप्टिन दे देंगे, तो पार्लोडल दे देंगे या दूसरी जो भी दवाई वो दे देंगे और फिर फॉलो अप करेंगे। और अगर मैक्रो एडिनोमा है तो न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करूंगा। ठीक है चलो सर। अगर पहले हम अगर सीरम हाइपरप्लेजिया तो फिर जी एक बोलिए जी, फर्क बोलिए। हाँ जी सर, अगर इफ नो माइक्रो एंड मैक्रो ओनली हाइपरप्लेजिया तो फिर ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो वही है ब्रोमोक्रिप्टिन, ओके। पार्लोडल या जो भी वो है। और जब उससे हो जाए वो उसको मेंटेन करोगे, और प्रेगनेंसी भी हो जाए तो उसको जारी रखोगे कम से कम पहले 2-3 महीने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर कितने सेंटीमीटर पे हम ऑपरेट करेंगे मैक्रोएडिनोमा का? मैं मुझे नहीं पता कितने मिलीमीटर, जो विजिबल है एमआरआई में और एक्सप्रेसिंग ऑन द ऑप्टिक कियास्मा आरएनए दे, फिर उसकी सर्जरी लाजम है। अगर नहीं तो अकेले ब्रोमोक्रिप्टिन या उस तरह की दवाई से अगर सप्रेशन होती है उसकी, उस पे करें। सो सर्जरी लाजम नहीं है। थैंक यू सर। चले नंबर 3 वॉलंटियर कोई है? रूबा तुम? जी सर। सर इस केस में सर हम मैं लोग कर लूं? जी सर इसमें चलो मेडिसिन पहले लेने के रूबा को कर लेते हैं, फिर इज्जत को कर लेते सर हम हैं। रूबा मेडिसिन लेने के बाद स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी का ही वेट करेंगे, पेशेंट को क्या काउंसिल करेंगे सब जी फर्टिलिटी? बिल्कुल हो सकती है, नहीं तो उसको इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन सीसी या लेट्राजोल करेंगे। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि प्रेगनेंसी के लिए क्या करो, फिर चलो जिन्होंने सवाल पूछा है मैंने पूछ लिया आपको, यही पेशेंट आप प्रेगनेंसी के लिए क्या करोगे? सर हम इसको ट्रीटमेंट देंगे और उसके बाद रेगुलर फॉलोअप करेंगे विद सीरम प्रोलैक्टिन लेवल्स, और वंस उसके हो गया प्रोलैक्टिन लेवल हो गया नॉर्मल, फिर देन आई विल काउंसिल हर फॉर स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन, उसे फर्टाइल विंडो का बता देंगे। और सर इसकी एज 26 इयर्स है ना, तो फिर हम स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन का वेट कर सकते हैं, पेशेंट को फर्टाइल विंडो आप के लिए फेल हो गई हो, आप फेल हो गई हो, फेल। Sir, married for 6 years है, then why not go for ovulation induction? तो ये पहले इन्वेस्टिगेशन करो ना इनफर्टिलिटी की। जी सर, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस नहीं करवाएंगे। बोला, जी सर। नहीं बोला, जी कभी सर। फेल हो, जी सर। जी सर। नहीं बोला। अगर एग्जामिनर कहे इसकी फर्टिलिटी का क्या करोगे, तो पहला जवाब है पहले मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन फॉर सब फर्टिलिटी कंप्लीट करूंगी। वो क्या है? वो है जो आपने बोला, हस्बैंड सीमेन टेस्ट। जी सर। और इस पेशेंट के बाकी के जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट है वो तो कर लो ना। उसका एएमएच करो, उसका एफएसएच करो, उसके तो फॉलिकल काउंट करो, कुछ तो करो ना। आपने तो बोला ही नहीं, जी सर। आपने सीधा कह दिया फिर उसको ट्रीटमेंट दूंगी। आपने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट बोला, ट्रीटमेंट से पहले इन्वेस्टिगेशन। तभी दिस वाज द ट्रैप, तभी मैं रुक के वापस आकर बोलो, मुझे पता था आप लोग ये नहीं कहेंगे। सो ये पेशेंट जिसको प्रोलैक्टिनोमा या हाइपरप्लेजिया डायग्नोज हुआ, हमने ब्रोमोक्रिप्टिन पे डाल दिया, वो ठीक हो गया प्रोलैक्टिन लेवल, तो फिर उसकी फर्टिलिटी के लिए क्या करो, बोलो। कौन थी फरत थी, कौन थी? सर फिर आई विल इन्वेस्टिगेट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे फीमेल और मेल दोनों की, व्हिच हाँ बस, इंक्लूड एनालिसिस। एंड अकॉर्डिंगली वी ट्रीट। हाँ जी। ये लफ्ज है अकॉर्डिंगली, कि टेस्टों में कुछ निकला है उसके मुताबिक उसका इलाज करें।
ठीक है। ओके सर। ओह, क्या तुम लोग थोड़ा सा अपने दिमाग को खुला रखो। सर सब एक क्वेश्चन। आपने खुद ही बोला, लेकिन तैयार नहीं थी। सर मेरी एक कंफ्यूजन है। चलो, अब नंबर 3, अब कौन थी नंबर 3 पे? सर मैं करूंगी। उम्मा। जी सर, जिसने भी जवाब दिया था। और फिर हो गई उम्मे सलमा सर। उम्मे सलमा। सलमा। कहाँ से बोल रही हो? सर इस्लामाबाद। इस्लामाबाद वाले बड़े तेज। शुक्र है पिंडी थोड़े नेड़े। चलो, सर एक टिप तो बता दें या एंड पे बताएंगे? क्या बता दूं, बोले? सर ये कि जब हम जनरल ओपीडी में बैठे होते हैं तो हम पेशेंट देख रहे होते हैं और हम बिल्कुल उसी तरह सीक्वेंस में सारी चीजें हमारे माइंड में आती है। जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हम चीजों को इधर स्विच ऑफ कर देते हैं, तो ऐसे क्यों होता है? अंडर टेंशन, अंडर प्रेशर यही होता है। यू आर नॉट एक्सेप्शनल, सबके साथ यही होता है। उसका ट्रीटमेंट है डिस्कशन, आपस में बार बार प्रेजेंटेशन। तभी मैं इतना स्ट्रांगली आप लोगों को फेल पास करता हूं, ताकि आपको मेरी बात याद रह जाए। जी सर। मुझे फेल पास करने से कोई खुशी या नहीं होती, लेकिन टू मेक ए पॉइंट कि आपने ये पॉइंट ऐसे हैंडल करना है, ऐसे बताना है, आता है जी सब कुछ। अब आपको जी सर। जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, आउटडोर में बैठे सब बातें याद आती, क्योंकि वहां पे आप अफसर होती हो, आप पे प्रेशर नहीं होता। तब टोक्स पे एग्जामिनेशन में जाते हो, वहां वो, मैं आपको बताऊं, मेरा एक एक कहानी में 2-3 मिनट में लूंगा, सुना देता। एक दफा मैं क्लिनिक खत्म किया तो डॉक्टर, नाम नहीं बोलता मैं, अब वो बड़ा डॉक्टर बन गया, तो पर्ची पे उसका नाम लिखा हुआ आ गया। पर्ची मैं समझा कोई पेशेंट की होगी, तो मैंने कहा जी डॉक्टर साहब बताइए। तो क्या डॉक्टर साहब, मैं पता नहीं 10-12 दफा फेल हो गया हूँ, तो मुझे किसी ने कहा है कि जी डॉक्टर राशिद के पास। तो मैं क्या यार, इम्तिहान में कितनी देर है? महीना। मैं क्या यार, महीने से तो कुछ नहीं हो सकता, मुश्किल है। वो आया भी लाहौर से, बाहर से। तो मैं वो रो पड़ा कि सर मेरी तो मदद कोई नहीं करता, इतनी दफा मैं फेल हो गई। खैर जब ये हुआ तो मैंने कहा अच्छा यार, फिर सोचता हूँ मैं कुछ करता हूँ। तो मैंने कहा तुम रहोगे कहाँ? कहता है मेरा भाई इधर शेख जायद में काम करता है, मैं उसके साथ रह रहा हूँ। मैं कहा ठीक है, लेकिन 3 दफा तुम मेरे घर आओ, TDS। एक सुबह 6 बजे आओगे, एक दोपहर को 3 बजे आओगे, एक रात को फिर 9 बजे आओगे। खैर हमने उनकी 3 क्लासेस रोज लेनी शुरू कर दी, और वो उसने हर जगह का इम्तिहान दिया होता। उसका क्या था, उस जमाने में कराची में इम्तिहान में पास होता, वो बाई ट्रेन, इतना पैसे भी नहीं थे उसके कि बाई एयर जाए, बाई ट्रेन कराची गया, पास होके आ गया। मेरा थैंक यू करने आया, एक लफ्ज जो उसने बोला वो सुनाने के लिए मैंने सारी कहानी सुनाई आपको। आके मुझे कहता है सर अगे मैं जांदा सी ते मैडमा मैनू पहाड़ जट्टियां लगदियां होंदियां सी। ऐ जवा मैं गया ते मैडमा इन्नियां चूहे वर्गियां लगदियां सी। ओह यस। तो आप जब मैडम को पहाड़ जितनी बना लेते हो, यू गेट ओवरऑल, जो आता है वो भी भूल जाते हो। जी सर। उनको अपने ऊपर हावी ना करो, बल्कि तुम उसके ऊपर हावी हो। जैसे मैंने अभी प्रेगनेंसी रूल आउट करने की बात की है, पहले जी सर। मारो क्या रूल आउट प्रेगनेंसी बाय बी टेस्ट, सी टेस्ट, स्टॉप।
क्योंकि वो मुंतजर है कि आप प्रेगनेंसी मिस करें सारी डिस्कशन में, और फिर वो आखिर कहे आपने प्रेगनेंसी का नहीं सोचा था। घंटी बज चुकी है, थोड़े नंबर फेल लग चुके ने, फिर ये कमेंट किसका? So go into the examination full of confidence. You know it all. सिर्फ उसको एक एक्सप्रेस करने की बात है, एक सीक्वेंस में, एक चले बहुत टाइम ले लिया मैंने तो 4 हिस्से बनाई थी, अभी तो 2 ही, एक तो कम से कम और करें। चले ये डॉक्टर उम्मे सलमा इस्लामाबाद से हैं, अभी मौजूद है? जी सर। चलो, पेशेंट एज 22 complains of secondary amenorrhea for 6 months. Previously cycles भी लंबे लंबे होते थे, 2-2, 3-3 महीने बाद आते थे मेंसेस। उसका BMI 30 है और चेहरे पे भी बाल हैं, हिर्सुटिज्म है। बोलिए मैडम। Sir, I will first introduce myself to the patient, and after introduction, I will first rule out pregnancy by doing serum beta HCG. Very good. As she is complaining of hirsutism and she has oligomenorrhea, and her BMI is 30. So the first differential diagnosis which came to my mind is PCOS, and I will take details. Excellent. Mashallah, mashallah. That is the way. तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। अब ये कह दिया तुमने, जी। अब बोलो। So I will take from physical examination, I'll rule out other causes. What are the other causes of the secondary amenorrhea and subfertility by doing examination, by history and examination, which includes the pituitary causes and ovarian causes, pituitary causes, uterine causes, and any other general metabolic या ये EL बस आप पास हो, एक पहले मिनट में आप पास हो। However, अब फिर एग्जामिनर वो बाकी के 6 मिनट रह गए हैं, पास तो इधर हो गई हो, वो आपसे पूछेगा फिर PCO के मतलब, उसका ये हिस्ट्री बनाने का ऑब्जेक्टिव ही PCO डिस्कशन। जी सर। फिर आप PCO के मतलब जो भी बताना चाहे बता दीजिए कि PCO क्या होता है, रोटरडैम जो था वो क्या था रेजोल्यूशन, और उसके इन्वेस्टिगेशन क्या है, और यू गो ऑन एंड ऑन। और फिर इस पेशेंट में उसका ट्रीटमेंट तुम किस तरह से करोगी, कि उसकी फर्टिलिटी है कि नहीं है, फर्टिलिटी के लिए क्या करो, ऑल ऑफ दैट यू नो इट। वैसे तो टाइम हो गया, आई वुड वांट यू टू से व्हाटएवर यू नो अबाउट PCO। जी मैडम, वो PCO है तो हाउ विल यू treat that patient or manage that patient? I will counsel the patient regarding the diagnosis of PCOS, and I will explain the disease in simple words to her. Then I will advise her lifestyle modification, as her BMI is 30, so I will advise her weight reduction. पहले कह दिए ना, इन्वेस्टिगेशन करके कंफर्म कर। ये लो 1 मिनट। हेलो, हाँ जी। नहीं अभी नहीं, मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ, 10 मिनट बाद। जी ओके, आई विल कंफर्म द डायग्नोसिस by doing investigations. Yes sir. कैसे कंफर्म करेंगे? So investigations में I will advise FSH, LS, serum testosterone, serum hormone binding globulins, and an ultrasound TVS. ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बोल के उनकी फाइंडिंग बोलने की जरूरत नहीं, फिर आप ट्रीटमेंट। Then when my diagnosis is confirmed, I will counsel the patient regarding the diagnosis and explain the disease in simple words to her. And then I will advise her lifestyle modification, including as her BMI is 30. So I will advise her weight reduction.
involve the multidisciplinary team, including the dietitian, and advise her, give her advice regarding diet and regular exercise. Then I will involve the endocrinologist. And as she's also complaining of hirsutism, so I will also address the issue of hirsutism by advising her different techniques, including iflornithine cream and waxing and laser techniques, and discuss all the contraindications and all the benefits and disadvantages of the procedure. Then, as she is also complaining of irregular menstrual periods, so I will advise her COCPs to regulate her cycles. And she's, yes, sir. If she wants to बस पास हो गई हो, बिल्कुल ठीक है। तो ये पीसीओ जब पूछा जाए वो आप सबको इसी तरह ही आता है, इसी तरह ही बोलना। आपने शुरू में ये कह के अपने आप को अननेसेसरी डिस्कशन पिट्यूटरी की क्या और कॉजेस क्या है, ओवरी की क्या है, उनसे बचा लिया है। आपने हेडिंग बोल दी है। This is most likely a case of PCO. However, I would like to rule out other causes in hypothalamus, pituitary, ovary, and uterus. ये अल्फाज बोल। Okay. चलो, थैंक यू वेरी मच। फिर चौथा केस तो नहीं अब हो सकता, अगली दफा सीए सर्विक्स करेंगे। सर अगली दफा तो इम्तिहान है जी, इम्तिहान है सर अगले बुध को। आप दो बोल रहे हैं, क्वेश्चन वाली बोले। सर ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए सर फर्स्ट लाइन क्लोमिफेन सिट्रेट होगा या लेट्रोजोल? क्लोमिफेन सिट्रेट ही है जनरली सर यही एग्जाम में भी यही बोलना है ना, क्योंकि आजकल सर 6 to 12 साइकिल देने हैं क्लोमिफेन सिट्रेट के। पहले सीसी बोलो फिर लेट्रोजोल। थैंक यू सर। पीसीयू की न्यू गाइडलाइन में पहले लेट्रोजोल लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन। यस अच्छा, फिर आगे गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है, हम रिवर्स कर लेते हैं, हमें क्या। फिर जी गाइडलाइन आ गई तो उसमें पहले लेट्रोजोल दो फिर सीसी दो। चलो होगी, आगे चलिए। कुछ और बोल रही थी ना बीच में। सर लड़कियां कहती कि नेक्स्ट टाइम एग्जाम है तो इस वजह से, लेकिन सर आप क्लास लें, हम जो भी मतलब जिनका एग्जाम नहीं होगा वो अटेंड कर लेंगे। हाँ वो आ जाए, कोई बात। और जिनका इम्तिहान है उनको बेस्ट ऑफ लक। सर एक क्वेश्चन था। जी बोलिए सर वो आपने क्लास में सर बताया था अल्सर, सर्वाइकल अल्सर, तो सर अगर बायोप्सी पे नॉन मैलिग्नेंट क्रॉनिक अल्सर आ जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट भी सिर्फ पैकिंग ही है और रेस्ट है? हाँ, वो जो अगर आपका ख्याल है कि वो पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल है, थर्ड डिग्री यूट्रोवेजिनल प्रोलैप्स है और वो डिक्यूबिटस अल्सर है, तो उसके फीचर्स उसी तरह बताएंगे जैसे किसी भी अल्सर के बताने हैं। साइट ऑफ अल्सर लिख लीजिए फिर दोबारा अगर पहले नहीं। साइट ऑफ अल्सर, साइज ऑफ अल्सर, मार्जिन्स, अल्सर की बेस एंड सराउंडिंग एरियाज, ये चारों चीजें पांचों बतानी है आपने। कि आई कैन सी एन अल्सर located on the anterior lip of the cervix. It is 3 centimeters in diameter. Its edges are regular and not raised, and the base is covered by purulent discharge and surrounding areas are healthy. ये decubitus ulcer है। I can see an ulcer on the anterior lip of the cervix, which is 3 centimeters in diameter. Its margins are raised and irregular, and surrounding areas are edematous, and base of the ulcer bleeds on touch. ये malignant ulcer है। तो उस तरह से आपने अल्सर की डिस्क्रिप्शन देनी है, फिर उसके बाद आगे चलिए और कुछ पूछना। सर वल्वल एरिया पे अगर पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट रेज्ड एरिया के साथ या वाइट कलर की पैच के साथ, मतलब ऐसा कोई मास्क की टाइप का वाइट कलर का पैच, तो सर उसमें पहले बायोप्सी करें या पहले जो है क्लोबिटासोल ट्रायल दें? जी अगर आपके ख्याल में वो ल्यूकोप्लेकिया है तो बायोप्सी करके
उसकी ग्रेडिंग करेंगे हम, तो इसलिए वापसी का हर्ज कोई नहीं है। ठीक है सर। और सर लास्ट वीक जो है वो जिस जिस दिन आपकी क्लास हुई थी उसके बाद जो है टीचर्स डे था, तो सर हम आपको विश नहीं कर सके। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सर ये जो लेट्राजोल है, ये तो फर्स्ट लाइन गाइडलाइंस में मुझे तो कहीं पे भी नहीं मिली, क्लोमिफेन सिट्रेट ही मिली है जो मैंने गाइडलाइंस पढ़ी है। जिन्होंने बोला, मेरा ख्याल है मैंने भी कहीं पढ़ा है लेट्राजोल को प्रेफरेंस है। जब फिर दोबारा देख लीजिए, अगली दफा फिर बता दीजिए। डॉक्टर पीसीओएस की 2023 गाइडलाइन में की गाइडलाइन आई है ना, उसमें है। एक मिनट, जो गाइडलाइन में दिया हुआ है एग्जामिनर के लिए तो वो सही है। आपको राशिद ने बताया, फर्रख ने बताया, किसने बताया, वो सही नहीं है। सो जो गाइडलाइन में लिखा है हम उसके मुताबिक इम्तिहान में जाएंगे। जी कुछ और कह रही थी आप? नहीं तो थैंक यू वेरी मच। मुझे तो ऑनेस्टली आप लोगों से बात करके आई लुक फॉरवर्ड टू दिस क्लास, कीप्स मी हेल्दी एंड यंग। तो थैंक यू फॉर कमिंग। बल्कि और लोगों को भी आप थोड़ी होती जा रही है इम्तिहान की वजह से। ये तो अवेलेबल है फ्री फॉर ऑल। अपने दोस्तों को भी कहिए कि आए सुने। हालांकि मैं तो कोई चेहरा देखता नहीं, लेकिन मुझे खुशी होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर। थैंक यू हेलो, सो मच। थैंक यू। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम। जी सर, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि एक पेशेंट है, उसका 1 ईयर बैक जो है ना वो मिसकैरेज हुआ था 4 मंथ का। अब हाँ उसकी एज 41 है और एफएसएच उसका 9.0 है, तो उसको हम किलोमीटर दे सकते हैं या नहीं दे सकते? नहीं, मेरा ख्याल है उसके लिए प्रेफरेंस आप कीजिए एनीबडी हु इज मोर देन 37 38 इयर्स ऑफ एज। आपकी पहली चॉइस आईवीएफ हो। अच्छा, तो सर 41 पे उसका सक्सेस रेट तो क्योंकि इट इज ऑलरेडी लेट। आपने एफएसएच भी 9.5 बोला, मे भी उसका वो क्या होता है एएमएच वो भी कम होगा। तो इसलिए उसके पास टाइम नहीं है कि पहले 3 महीने हम क्लोमिड दें, फिर 3 महीने लेट्राजोल दे दें, फिर कुछ और कर दें। शी डजंट हैव दैट काइंड ऑफ फ्रीडम। तो इसलिए आप कहिए इन व्यू फॉर एज एंड एफएसएच ऑन द मतलब हायर साइड ही समझिए। तो इसके लिए फर्स्ट चॉइस इफ शी कैन अफोर्ड इज आईवीएफ। ये अल्फाज कहिए, हर फर्स्ट चॉइस इफ शी कैन अफोर्ड इज आईवीएफ। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मैंने आपका ग्रुप ना रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो आप फर्दर स्टार्ट से क्लास स्टार्ट करेंगे अगेन टॉपिक्स? कौन सी? सर जो आपके टॉपिक्स, जी जी वो अगर आप रेगुलरली आएंगी ये टॉपिक्स तो बहुत दफा दोहराए जाएंगे, क्योंकि मैं तो मोटे मोटे टॉपिक्स ही करता हूँ। वो जो मोस्ट लाइकली और मोस्ट कॉमनली आते हैं। और सर अगर किसी के मल्टीपल मिसकैरेजेस हों तो उसमें हम उनके कौन से टेस्ट स्टार्ट में करवाएंगे? वो डिपेंड्स के स्टेज ऑफ मिसकैरेज क्या है। बहुत अर्ली है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, सेकंड ट्राइमेस्टर में है, तो उस तरह से आप सबके लिए एक नहीं बना सकते। क्योंकि बहुत अर्ली है तो कार्नेगी के मुताबिक तो 60-70% उनमें क्रोमोसोमल एनॉमली है। ठीक। और तो फिर अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में है तो डेवलपमेंटल एनॉमली है। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में है, इन एडिशन टू डेवलपमेंटल परहैप्स यूट्रस में एनॉमली है, तो उसके मुताबिक आप प्रायोरिटाइज करेंगे आपके इन्वेस्टिगेशंस। सही। चले, अगर आप चाहेंगे कि एक तो हम रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस को डिस्कस भी कर लेंगे। अभी तो 10 मिनट पर हो गए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू।